Hello students, good morning. Now welcome in our English online class. Student, today I am going to introduce a new chapter, The Making of a Scientist. In this chapter we shall read about a such type of scientist for whom his mother did a lot of struggle to make him a scientist. एक ऐसे साइंटिस्ट की स्टोरी हम सुनेंगे जिसमें उसकी मदर ने काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया, मेहनत की उसको साइंटिस्ट बनाने में. नाउ एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर. 22 ईयर की जो एज है बहुत छोटी एज होती है. अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, फॉर्मर मीन्स भूतपूर्व. वो बच्चा, ये आप देख रहे हैं, ये स्काउट ऑफ द ईयर का खिताब इसने जीता. एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, और यानी 22 साल की उम्र से पहले ही ये स्काउट ऑफ द ईयर का खिताब जीता. यानी जैसे एनएसएस, एनसीसी इस तरह की यूनिट होती हैं स्कूलों में, उसी तरह स्काउट एंड गाइड की भी यूनिट होती है. तो उस स्काउट यूनिट में उसने स्काउट ऑफ द ईयर, जैसे मैन ऑफ द मैच होता है, अच्छा जो प्लेयर है उसको मैन ऑफ द मैच, इसी तरह अच्छे स्काउट को स्काउट ऑफ द ईयर का खिताब दिया जाता है. तो रिचर्ड एच एब्राइट की ये कहानी है. वो एक साइंटिस्ट बना. साइंटिस्ट बनने से पहले की लाइफ के बारे में बताया है. तो 22 साल की उम्र में, 22 साल से पहले उसने स्काउट ऑफ द ईयर जीता, और 22 साल की उम्र में ही उसने जो है साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर अपनी एक नई थियरी दी, एक नया सिद्धांत दिया. वो सिद्धांत क्या था? हाउ सेल वर्क्स. कि जो सेल है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी क्रिएचर, एनी लिविंग क्रिएचर. किसी सजीव चीज़ की सबसे छोटी यूनिट सेल होती है. सेल जो है मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर जो है ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं. ऑर्गेशन क्या नाम है, ऑर्गन मिलकर शरीर की रचना करते हैं. तो इस तरह से उसने बताया कि सेल किसी जीव में कैसे काम करती है, इसका सिद्धांत उन्होंने दिया. ओनली इन द एज ऑफ 22 ईयर. Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceeding of the National Academy of Science. विशाल, ये क्या नाम है, रिचर्ड एच एब्राइट, और उसका जो कॉलेज रूममेट था, जो हॉस्टल वगैरह में एक ही रूम में जो रहता था साथी, उन्होंने इस थियरी को, इस सिद्धांत को की व्याख्या की एक आर्टिकल के जरिए, एक लेख के जरिए. वो आर्टिकल किस में छपा? प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमिक साइंस. ये एक जर्नल थी, एक साइंटिफिक मैगजीन, साइंस रिलेटेड मैगजीन थी, साइंस से रिलेटेड एक पत्रिका थी. उसके अंदर ये छपा था, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म में पनास यू कैन सी हेयर. प्रोसीडिंग of the National Academy of Science which published in USA में ये छपती थी. तो इसके अंदर उन्होंने आर्टिकल छपवाया. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college student. ये पहला मौका था जब किसी वैज्ञानिक पत्रिका ने छापा था किसी कॉलेज स्टूडेंट के क्या नाम है, आर्टिकल को. यानी इससे पहले किसी कॉलेज स्टूडेंट का आर्टिकल इस मैगजीन में नहीं छपा था. तो इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया
किसने? रिचर्ड एच एब्राइट ने। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat। तो ये कहा जाता है कि स्पोर्ट्स में जैसे कोई बच्चा छोटी उम्र के अंदर 15 साल की उम्र के अंदर होम रन हिट करता है, यानी जैसे क्रिकेट में, बेसबॉल में कोई बच्चा जो है वो धड़ाधड़ रन बटोरता है और जिस तरह से वो फेमस हो जाता है, तो रिचर्ड एच एब्राइट के लिए साइंटिफिक जर्नल में ये आर्टिकल छपना इसी तरह एक तरह की पॉपुलैरिटी थी, इसी तरह की एक प्रसिद्धि थी। यानी ये आर्टिकल उनके लिए इसी तरह की पॉपुलैरिटी लेकर आया, जिस तरह से कोई छोटी उम्र का प्लेयर रन बटोरता है छोटी उम्र में। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट। रिचर्ड के लिए ये पहला मौका था उसकी उपलब्धियों में, साइंस के अंदर जो उसकी उपलब्धियां थी उन उपलब्धियों में ये जो आर्टिकल था ये उनकी उपलब्धियों का पहला मौका था। एंड अदर फील्ड, साइंस या दूसरे क्षेत्रों में जो उन्होंने उपलब्धि ग्रहण की, उन उपलब्धियों में रिचर्ड एच एब्राइट का ये पहला मौका था। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाई। और ये जो अचीवमेंट्स थी ये बटरफ्लाई यानी ये तितली आप देख रहे हैं, इनके साथ शुरुआत हुई इन अचीवमेंट की, इन उपलब्धियों की। एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप। अकेला संतान होने के रूप में एब्राइट जो है वो ग्रू अप हुआ, मतलब उसका लालन पालन हुआ, वो बड़ा हुआ। कहाँ पर? नॉर्थ ऑफ रीडिंग। रीडिंग इज़ द नेम ऑफ प्लेस, एक टाउन है। ये कहाँ है? पेनिसिल्वेनिया, जो अमेरिका में, यूएसए में है। ये यहाँ पर शो किया गया है। देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर। तो रिचर्ड एच एब्राइट बताता है कि रीडिंग जो होम टाउन था मेरा, वहाँ पर देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर, यानी इस जगह पर, छोटी जगह पर, छोटे कस्बे में मेरे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं था। मीन्स देयर वर नॉट सो फैसिलिटीज बाई विच ही कुड डू समथिंग सो ग्रेट। यानी यहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी जिनसे वो कुछ बहुत बड़ा काम कर सके। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। मैं वहाँ पर, यानी रीडिंग होम टाउन जो मेरा था, वहाँ पर मैं फुटबॉल भी नहीं खेल सकता था, ना कि बेसबॉल खेल सकता था अपनी टीम बनाकर। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। लेकिन एक चीज़ वहाँ मौजूद थी जो मैं कर सकता था और जो मैंने की, वो थी कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करना। अब लोगों की, कुछ बच्चों की हैबिट होती है कॉइन इकट्ठा करना, कुछों की आदत होती है लीव्स, पत्तियाँ इकट्ठा करना, कुछों की आदत होती है स्टैम्प, जो लेटर के ऊपर जैसे ये दिखाई गई हैं लगती हैं, उनको इकट्ठा करना। किसी की टिकट्स इकट्ठा करने की आदत होती है। तो रिचर्ड एच एब्राइट की क्या क्या हैबिट थी? सो ही डिड का मतलब सो ही कलेक्टेड। एंड डिड ही एवर। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, एब्राइट collected butterfly with the same determination that has marked all the activities। और अपने किंडरगार्टन मीन्स केजी क्लासेस, जिसमें एलकेजी यूकेजी वगैरह होती हैं,
केजी क्लासेस से उसने बटरफ्लाई को कलेक्ट करना, बटरफ्लाई को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। सेम डिटर्मिनेशन यानी उसी दृढ़ निश्चय के साथ, दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, जिस क्या नाम है दृढ़ निश्चय ने उसकी सभी एक्टिविटीज़ को मार्क किया, आइडेंटिफाई किया। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उन्होंने रॉक्स, ये आप देख रहे हैं, ये रॉक्स को कलेक्ट किया उन्होंने। क्या नाम है फॉसिल्स को कलेक्ट किया, क्वाइंस को कलेक्ट किया। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, ईगर एस्ट्रोनॉमर का मतलब शौकिया तौर पर काम करने वाला कोई व्यक्ति, उसको ईगर बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमर खगोल शास्त्री, खगोल का ज्ञान रखने वाला। ये आप देख रहे हैं, ये रिचर्ड एच एब्राइट है, जो खगोलीय पिंडों को निहारता रहता था रात रात भर। समटाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कई बार सितारों को पूरी रात टकटकी लगाकर देखता रहता था। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। फ्रॉम द फर्स्ट मीन्स फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, यानी पहली क्लास से ही उनके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा भरी हुई थी। विद अ ब्राइट माइंड मीन्स विद लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता के साथ। ही आल्सो हैड अ मदर हु encouraged हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उनकी रिचर्ड एच एब्राइट की मदर थी जो उनको उत्साहित करती थी। इनकरेज मीन उत्साहित करना, हौसला देना, जो उनके इंटरेस्ट को, उनकी रुचियों को उत्साहित करती थी इन लर्निंग, नई नई चीज़ सीखने में। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, उनकी मदर उसे ट्रिप्स मीन्स यात्राओं पर ले गई। बोट हिम टेलीस्कोप, उसके लिए टेलीस्कोप खरीदे। टेलीस्कोप मीन्स दूरदर्शी, जिसमें दूरबीन वगैरह शामिल होती हैं। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, छोटी चीज़ों को जो बड़ा कर दिखाते हैं। कैमराज, उसके लिए कैमरा खरीदे रिचर्ड एच एब्राइट के लिए। माउंटिंग मटेरियल होता है, जैसे ये तिपाही आप देख रहे हैं, ये स्टैंड देख रहे हैं जिसके ऊपर ये टेलीस्कोप रखा हुआ है। इसको, ये जो तिपाही है जिसके ऊपर कोई चीज़ रखी जाए, उसको बोलते हैं माउंटिंग मटेरियल खरीदा। एंड अदर इक्विपमेंट, और कई इस तरह के औजार खरीदे। एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, और रिचर्ड की कई ढंग से उसकी मदर ने मदद की। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन, मैं उनकी अकेली साथी थी। कंपेनियन मीन्स साथी, दोस्त कह लीजिए। अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, यानी उनका स्कूल जाने से पहले वो, उनकी मदर बताती है कि मैं अकेली ही उनकी दोस्त थी, अकेली ही उनकी, रिचर्ड की अपने बेटे की दोस्त थी। हिज मदर साइड, उसकी माँ ने कहा। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, यानी फिर रिचर्ड ने जैसे ही स्कूल में जाना शुरू किया तो मैंने उनके लिए दूसरे बच्चों को एज ए फ्रेंड, रिचर्ड के फ्रेंड के रूप में घर पर लाना शुरू कर दिया। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग टुगेदर, लेकिन रात को हम घर पर अकेले ही होते थे, मैं और मेरा बेटा रिचर्ड एच एब्राइट। वो बताते हैं उनकी मदर। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड मीन थर्ड क्लास। नाउ रिची, अब ये रिची जो है ये डोमेस्टिक नेम है, घरेलू नाम है। क्या नाम है, घर पर हम प्यार से बच्चों को, जैसे विकास है उसको विकी बोल देते हैं, उसी तरह रिचर्ड एच एब्राइट को वो रिची बोलती थी। रिचर्ड की मदर कहती है कि रिची मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा था, या रिची मेरी जिंदगी थी। आफ्टर हिज फादर डाइड, क्योंकि जैसे ही रिचर्ड एच एब्राइट तीसरी कक्षा में हुए
तो उनके फादर गुजर गए थे रिची के फादर गुजरने के बाद रिची की मदर के लिए रिची ही सब कुछ था। She and her son spent almost every evening at the dining room table. She and her son, वो और उसका बेटा, spent almost every evening, हर शाम गुजारते थे डाइनिंग रूम में टेबल के पास बैठकर। इफ़ he didn't have thing to do, जब रिचार्ड के पास कुछ करने लायक नहीं होता था, स्कूल का होमवर्क नहीं होता था, आई मीन्स इट इज़ यूज फॉर रिचार्ड एच एब्राइट मदर, रिचार्ड की मदर के लिए है। तो मैं उनको काम देती थी, उनके लिए काम ढूंढ लाती थी। नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक काम नहीं, बट लर्निंग थिंग मीन लर्निंग वर्क, बल्कि मैं उनको लर्निंग वर्क दे देती थी, यानी कोई बुक वगैरह ऐसी दे देती थी ताकि वो पढ़ता रहे। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, ही लाइक्ड इट, और उन्होंने ये पढ़ना बहुत पसंद आता था। ही वांटेड टू लर्न, वो सीखना चाहते थे। एंड लर्न ही डिड, और वो काफ़ी सीखे। ही अर्न टॉप ग्रेड इन स्कूल, उन्होंने टॉप ग्रेड स्कूल में लिया। ऑन एवरीडे थिंग ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड। ऑन एवरीडे थिंग मीन्स वट एवर द रूटीन वर्क of every day, he was just like other kid means child, यानी रूटीन वर्क में रिचर्ड जो है वो एक नॉर्मल बच्चे जैसा था, उसकी मदर ने बताया। बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड, जब तक वो दूसरी कक्षा में हुआ, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, एब्राइट जो है वो कलेक्ट कर चुका था 25 तरह की स्पीसीज मीन्स प्रजातियां, बटरफ्लाई की 25 तरह की स्पीसीज वो कलेक्ट कर चुका था, जो उसके होम टाउन में, उसका जो कस्बा था, रीडिंग नाम उस कस्बे का था, उस कस्बे में वो 25 किस्म की बटरफ्लाई, जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं, यू कैन रीड फ्रॉम दिस लिस्ट, 25 तरह की तितलियाँ वो पकड़ चुका था जब तक वो सेकंड क्लास में हुआ। मीन्स सेकंड क्लास में 7 या 8 साल का बच्चा होता है, तो 7 साल की एज में उसने 25 टाइप ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज हैव बीन captured, have been collected by him. That probably would have been the end of my butterfly collecting. और कहता है कि यह संभवतः मेरी बटरफ्लाई पकड़ने की का अंत होने जा रहा था, एब्राइट ने बताया। बट देन माई मदर गोट मी अ चिल्ड्रन बुक कॉल्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क, लेकिन उसी वक्त मेरी मदर मेरे लिए एक बच्चों की कहानी, बच्चों की पुस्तक जिसका नाम था, जिसका टाइटल था ट्रैवल ऑफ मोनार्क। मोनार्क इज अ टाइप ऑफ बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई की स्पीसीज है। तो मेरी मदर मेरे लिए एक बुक लाई, ट्रैवल ऑफ मोनार्क। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, उस बुक ने मेरे को बताया कि किस तरह से मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट मीन्स प्रस्थान करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, कैसे वो यहाँ की बटरफ्लाई, ये जो सेंट्रल मान लीजिए अमेरिका है, मध्य अमेरिका, कैसे पहुँच जाती थी। इस बुक ने मेरे साइंस के वर्ल्ड को, विज्ञान के जगत को, विज्ञान के संसार को खोल दिया। टू द ईगर यंग कलेक्टर अपने आप को बोलता है, ईगर शौकिया, उस यंग कलेक्टर के दिमाग के सामने वर्ल्ड ऑफ साइंस खोल दिया इस बुक ने। एट द एंड ऑफ द बुक, और इस बुक के आखिर में, रीडर वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी, रीडर को आमंत्रित किया गया कि जो भी इस बुक का रीडर है वो इस स्टडी में, इस अध्ययन में मदद करे
कि बटरफ्लाई की माइग्रेशन, बटरफ्लाई एक जगह से दूसरी जगह कैसे माइग्रेट करती हैं, कैसे प्रस्थान करते हैं। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाई, उन्होंने यानी बुक के जो पब्लिशर थे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी लोगों से, रीडर से, कि आप जो है बटरफ्लाई की जो पंख है उसके ऊपर टैग करें। टैग कैसे करें, ये जैसे आप देख रहे हैं ये पंख है बटरफ्लाई का और ये एक कागज़ का टुकड़ा है। उस कागज़ के टुकड़े पर लोगों ने क्या लिखना था, एड्रेस लिखना था उस जगह का जहाँ ये टैग हुई है, मतलब ये बटरफ्लाई जहाँ टैग हुई है वहाँ का एड्रेस लिखना था, ताकि वो बटरफ्लाई सेंट्रल अमेरिका में पहुँचने पर पता लग सके लोगों को कि ये बटरफ्लाई कहाँ से चलकर कहाँ पहुँची है। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाई, उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वो बटरफ्लाई को टैग करें फॉर रिसर्च, इस बात की खोज के लिए, यानी कोई खोज करनी है उसके लिए वो टैग करें। और ये अपील किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर फ्रेडरिक उर्कहार्ट, ये यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रोफेसर वगैरह थे और वो यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, टोरंटो, और जो कनाडा में यूनिवर्सिटी थी वहाँ के किसी क्या नाम है प्रोफेसर ने रिक्वेस्ट की थी इन बटरफ्लाई को टैग करने की। सो दिस वाज today's lecture. You will read this lesson till this place and note down the word meaning, and you should also try one more page so that you could read it. Okay, thank you.